साइंस को भी मैंने ड्यू अटेंशन दिया था, लेकिन एक गलती हो गई थी मेरे से। इसके अलावा एक चौथा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। आप किसी के लिए वो इंग्लिश इजी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट था। सो हाय गाइस, थंबनेल टाइटल देख के समझ तो आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस का। करंटली मैं क्लास 12 के एग्जाम दे चुका हूँ और अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो क्लास 10th का एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा था, ये इसकी मैं पूरी आपको जर्नी बताऊंगा। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें से इस वीडियो से सीखने को बहुत मिलेगा। बिकॉज कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो असली चीज होती है, असली स्टोरी होती है, असली जो स्ट्रगल हो जाता है स्टूडेंट्स का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाओ, और अगर नहीं भी कर पाओगे तो आई बिलीव आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग। सो मैं बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था बिफोर क्लास 9 से पहले मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी, और ऑनलाइन में आप जानते ही हैं कितनी पढ़ाई हुई थी। तो मेरा बेस बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं क्विक लर्नर था, जल्दी चीज़ें सीख जाता था। बट एक्सेप्ट दैट मेरे में ना कोई डिसिप्लिन था, ना कोई रूटीन था, ना मेरे में ज़्यादा जील थी कि मैं लगातार बैठ सकूँ पढ़ने के लिए। माइंड वॉन्डर करता था, और बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट था मैं। लेकिन ये क्लास 9th में शुरू होता है, जब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा ज़्यादा, तो मुझे अपना पोटेंशियल पता चलने लगा। अब पोटेंशियल पता चलने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी क्लास में रिकॉग्निशन मिलने लगी। रिकॉग्निशन मिलने के बाद मुझे समझ आने लगा, यार क्या इंपॉर्टेंस है गोल की लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है एक गोल को परसू करने की, उसके लिए मेहनत करने की। तो जब मैं मेहनत करता था मुझे रिजल्ट्स अचीव होते थे। तो मेरा एक हैबिट सी, एक आइडेंटिटी सी बन गई कि हाँ ये तो अच्छा बच्चा है। तो मैं भी मेहनत करता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को खुशी मिलती थी, मुझे खुशी मिलती थी। सो यस, क्लास 10 में एंटर करते ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था मैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाइप्ड रहता था। पढ़ाई मैंने शुरू शुरू से ही कोशिश किया कि मैं अच्छे से करूँ, कंसिस्टेंट रहूँ। मैंने कितने ही प्लान्स बना दिए मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन एट द एंड मेरा जो रूटीन था वो बर्स्ट पे ज़्यादा फोकस था। मतलब मैं बर्स्ट में पढ़ रहा था। जैसे एक दिन तो मैंने 5 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा। तो ये मुझे मेनली कमी लगी। साथ ही साथ मेरा पढ़ने का अप्रोच भी ठीक नहीं था। मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार मैं बुक रीड करूंगा उतना ज़्यादा मुझे समझ में आएगा। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ने के साथ साथ उसको रिमेंबर करने के लिए आपको रिकॉल करना ज़रूरी है। जैसे अगर आपने कुछ पढ़ा, तो आपको इंश्योर करना है कि वो आपके माइंड में आपने उसे अंडरस्टैंड कर लिया है। कि अगर मैंने एक लाइन पढ़ी तो मैं उसको अपने माइंड में रिपीट करूंगा एक अलग लैंग्वेज में, तो इससे माइंड को कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये समझ आ गया। कुछ कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद, जैसे मैंने अगर एक पैराग्राफ पढ़ा फिर उसको रिकॉल किया, दूसरा पढ़ा फिर उसको रिकॉल किया। लेकिन रिकॉल करना भी थोड़ा हार्ड होता है, तो आप इसकी जगह नोट्स बना सकते हो। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, बिना देखे उसके नोट्स बनाओ जितना आपको याद है, या रिकॉल कर लो। सो ये मेरी मेनली जो मैंने डिस्कवर किया, और इससे ही मेरे क्लास 9th में अच्छा रिजल्ट आ गया था। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी। साथ ही साथ मैंने इसमें और भी चीजें ऐड करी कि इंस्टेड आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने माइंड को कि वो याद रखेगा, आपको अपने माइंड को टीच करना चाहिए कि आपने अगर इंग्लिश में कुछ पढ़ा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पढ़ा, फिर उससे अपनी लैंग्वेज, जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं उसमें अपने आप को समझाऊंगा कि अच्छा ऐसा है ऐसा है। ऑब्वियसली इससे ऐसा तो नहीं, आप खुद को ही सिखा रहे हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ आ जाएगा। बट लेकिन जो आपको समझ आया है ना, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये मेनली ये था मेरा लर्निंग स्पीयर में जो मैंने चेंज लाया। मैंने आपको बताया कि मैंने प्लान बहुत फॉलो करे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं प्लान को हमेशा ही निभा पाता था। लोग कहते हैं कि आप प्लान बनाओ, आप 70-80% अचीव कर लोगे, मोर देन इनफ। मेरे केस में मैं सिर्फ 20-30% अचीव कर पाता था अपना प्लान। प्लान में मैं अच्छा नहीं था, लेकिन ये तो सबके साथ होता है। आप लोग भी प्लान बनाते होंगे कभी कभी अपनी स्टडी के, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको अचीव करो। लेकिन जो यहाँ पर काम आती है ना चीज, वो होता है आपकी डिटर्मिनेशन। हो सकता है कि मेरे में डिसिप्लिन की कमी थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मेरा रूटीन नहीं था, एक शेड्यूल नहीं था। बट मेरे में इमोशन बहुत थे। मेरे में मैं इमोशनली बहुत ड्रिवन था। मुझे स्कोर अच्छा करना था, चाहे वो रिकॉग्निशन के लिए हो, या फैमिली के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। बस मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे एक अच्छा स्कोर अचीव करना है क्लास 10th में।
और जब रिजल्ट आएंगे तो मुझे क्या क्या खुशी होगी, मैं उसको सोच के जब भी मेरा माइंड वापस से नॉर्मल स्टेट में आ रहा था, मैं फिर से मोटिवेट होके पढ़ने लगता था। मेरा मेन एडवांटेज ये था कि अगर कोई बुरा दिन भी जाए, अगर मैंने 2 दिन 3 दिन या पूरा हफ्ता ही मैंने वेस्ट कर दिया हो बिना कुछ पढ़े, तो मैं ये नहीं रोने लगता था कि यार अब तो मैं पीछे रह गया हूँ, बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा था कि भाई अब से आगे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यही आप फोकस रखो, प्रेजेंट पे फोकस करो। बुरे दिन सबके साथ आते हैं, लेकिन जैसे ही आप बुरा दिन हुआ आपके साथ या कोई आपने डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसके बाद ही रियलाइज करो कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए। लेकिन एक और बात अपने आप को याद दिलाओ कि अब कुछ हो तो सकता नहीं है, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, तो फ्यूचर में अपना ध्यान दो और इंश्योर करो कि आप अब डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ये डिस्ट्रैक्ट की ओवर थिंकिंग भी ना करो कि हाँ मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, बस ये मेनली मेरा था। तो मैंने आपको बताया कभी भी मैंने प्लान से नहीं पढ़ा, लेकिन आपको लगेगा यार प्लान से नहीं पढ़ा तो ये रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, तो दिसंबर तक मेरा नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी, लेकिन दिसंबर ऑनवर्ड्स आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, नया साल था क्या हुआ, एक फ्लो फेस मेरा स्टार्ट हो गया, जिसमें मैं ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे डेली पढ़ता था, कभी कभी तो 12-12 घंटे भी पढ़ता था। तो दिसंबर ऑनवर्ड्स ऐसा कैसे हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो आपकी अंदर की विल होती है, अंदर से जब आपको कुछ करने का मन करता है तो उससे आप कुछ भी कर सकते। मेरे ख्याल से अपनी विल को स्ट्रांग बनाओ, टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, इननेट टैलेंट या ये तो इसकी तो मेमोरी अच्छी है, ये तो पहले से ही समझदार है, कुछ नहीं होता। मेन है कि आप कितनी, आपकी विल कितनी स्ट्रांग है, आप अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो। तो गेस दिसंबर ऑनवर्ड्स मैंने लॉक इन किया, मैं डेली का अच्छा खासा पढ़ता था। तो मैंने मेनली करा क्या था कि मैंने अपने दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर लिया था, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग में मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फिर उसके बाद दोबारा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड नाइट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से ये अच्छा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी सब्जेक्ट 2 से 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना चाहिए एक साथ, क्योंकि फिर ना आपको कुछ समझ में आएगा, और एक तरह से अगर आप चेंज करोगे सब्जेक्ट तो आपको इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया था। सबसे ज्यादा मैंने पढ़ाई मैथ्स और साइंस की थी, जैसा कि आप सब लोग मोस्टली करोगे भी। हिंदी मेरी पहले से ही स्ट्रांग थी, पता नहीं कैसे पर थी स्ट्रांग। सोशल साइंस को भी मैंने ड्यू अटेंशन दिया था, लेकिन एक गलती हो गई थी मेरे से। इसके अलावा एक चौथा सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। आप किसी के लिए वो इंग्लिश इजी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट था। मेरे ना कभी स्कूल के एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स आते थे इंग्लिश में, क्योंकि मेरा बचपन से ही बेस खराब था इंग्लिश का। मुझे कभी भी ग्रामेटिकल रूल्स नहीं समझ में आए, स्पेलिंग एरर्स तो इतनी होती थी, बहुत कंफ्यूजन था। ऑल्दो मैंने अब इम्प्रूव कर लिया अपनी इंग्लिश, और मेरे 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स। बट इंग्लिश की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, और एट द एंड इंग्लिश की वजह से मेरी परसेंटेज भी कम हो गई थी। सो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करता हूँ। मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं कि आर डी शर्मा मत करो, ये मत करो, गलत है सर। ठीक है। सेकंड, सोशल साइंस बहुत ईजी है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बहुत ईजी लगते थे, क्योंकि बस वही एक्टिव रिकॉल करके पढ़ो, आपको हमेशा याद रहेगा अपने पेपर के टाइम में। साइंस में मैंने बहुत पढ़ा था, लेकिन ऑनेस्टली जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था ना, उस हिसाब से एग्जाम ही नहीं आया। इतना इजी एग्जाम था, मैंने 1.5 घंटे में दे दिया था एग्जाम। हिंदी मेरी पहले से ही अच्छी थी। हिंदी और इंग्लिश का ऐसा ही होता है, मतलब कुछ लोगों की इंग्लिश और हिंदी पहले से ही अच्छी हो जाती है, मतलब उनकी अगर नेचुरली वो अच्छे हो जाते हैं। तो हिंदी अच्छी थी लेकिन इंग्लिश नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है इसका। सो बस यही था। तो मिस्टेक्स एक यही कि मैंने इंग्लिश को कभी भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी लगती थी, मैं उसमें अच्छा था, तो मैं उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे देता था, लेकिन इंग्लिश को मैंने कभी टाइम नहीं दिया। तो जब डेट शीट आई तो इंग्लिश के लिए 4-5 दिन थे, मैं उन 4-5 दिन में भी अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो एट द एंड मेरा इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि बेकार गया सही था, लेकिन जिस हिसाब से मेरे बाकी सब्जेक्ट जा रहे थे उस हिसाब से नहीं गया था। और हुआ क्या कि मेरे प्री बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ गए थे,
तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, इसलिए मैंने इंग्लिश की जो मुझे गैप मिला था पेपर्स के बीच में, उसमें भी मैंने अच्छे से इंग्लिश को टाइम नहीं दिया। अब एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था? अब आप सोचो यार ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये इसकी तो प्रिपरेशन भी अच्छी है। तो एग्ज़ाम हॉल से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, ये 50% आपकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, बाकी सब स्किल्स, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जज करते हैं, और 50% बोर्ड एग्जाम इमोशनल स्टेबिलिटी को जज करते हैं कि आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल रख सकते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अभी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है। बचपन से ही कहा जाता है बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, क्लास 10 में बोर्ड में कैसे करेगा, तो ऐसे बोला जाता है। तो इस एक माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह का एक टेरर बैठ जाता है आपके दिमाग में, अच्छा एग्जाम नहीं किया तो मेरी सारी मेहनत बेकार। तो मतलब इस टाइप का डर था जब मैं पहली बार एग्जाम देने गया। हिंदी का एग्जाम था। लिटरली मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी, मुझे पसीने आ रहे थे, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था मैं, समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। मैं पढ़ने लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है हिंदी में, तो मैं पढ़ने लगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है उसमें। तो हाँ, नर्वस हुआ था मैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंट्रोल कर पाया था इसके बाद अपनी नर्वसनेस। पर जैसे जैसे मैं पेपर देने गया, मेरी ये नर्वसनेस कंट्रोल हो गई, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी। तो अगर मैं कुछ नर्वस भी हो गया, उसके बाद भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे रिजल्ट्स पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, रिजल्ट आया, सब लोग खुश थे, लेकिन सच बताओ तो मुझे उतना खुशी नहीं मिली कि मेरे मार्क्स कितने हैं। मुझे खुशी मिली कि हाँ भाई, मम्मी पापा खुश है, दैट्स ऑल। क्योंकि जो मेन एंजॉयमेंट है ना, वो प्रोसेस में है। रिजल्ट चाहे अच्छा है बुरा है, आपका प्रोसेस होता है, जो आपने मेहनत करी होगी, जो एक्सपीरियंस करा होगा, फिर आपने पूरे बहादुरी के साथ अपने एग्जाम सेंटर में गए होंगे, तो वो सब चीजें मुझे ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। तो क्या था रिजल्ट मेरा? तो मेरा ये रिजल्ट था। आप मार्क्स दे सकते हो, देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा इंग्लिश का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। ऑल्दो मैं 90 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 95 96 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट स्टिल मैंने रीचेकिंग नहीं कराई, क्योंकि मैंने बता ही दिया था कि मुझे रिजल्ट से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आप देख ही सकते हैं मेरे सेकेंड लोएस्ट मार्क्स हिंदी में थे, 97। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इंग्लिश को इंक्लूड ना करूं और अपने टॉप 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालूं, तो वो 98.4 बैठ रही है। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश इंक्लूड करते ही वो 97 हो जाती है। तो हाँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए सेटबैक था। मुझे अभी भी थोड़ा सा दुख लगता है कि मैंने क्यों इंग्लिश में ऐसा किया। तो एट द एंड रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप मेहनत करोगे ना, वो बहुत काम आएगी आपके। क्लास 11th में, 12th में मैंने जो जो सीखा, जो जो मैंने हैबिट्स बनाई अपनी क्लास 10th की, वो बहुत काम आती है। मैथ्स में मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि मैंने क्लास 11th की मैथ्स को मैं अच्छे से हैंडल कर पाया विदाउट ज़्यादा एफर्ट डाले। तो हाँ, मेरा जो एडवाइस रहेगी वो होगी कि स्टार्ट अर्ली। मैंने दिसंबर के बाद पूरा फोकस से पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं शुरू से पढ़ता तो मे बी मुझे स्ट्रेस नहीं डालना पड़ता। लेकिन मेरा स्टाइल अलग है पढ़ने का, सबका स्टाइल अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आप बर्स्ट में पढ़ सकते हो तो आप बर्स्ट में पढ़ो, लेकिन एट द एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्स्ट कभी भी स्टेबल नहीं होगा। आपके जो बर्स्ट सेशन होंगे उससे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप डिसिप्लिन गेन करोगे कि कैसे आप जो आपके मन को हार्ड लग रहे होते हैं टास्क, उसको करने लगोगे, जब आप अपनी मन की नहीं मानने लगोगे और खुद की विल को इम्पोज करना शुरू करोगे, तब आप असली डिसिप्लिन को डेवलप करोगे। हार्ड टास्क करना शुरू करो, जब भी मन करे कि अभी नहीं पढ़ना, तो कोशिश करो कि आप उसी टाइम पढ़ो। ओके, तो बस यही था, इतना ही था मेरी जर्नी का। मैंने बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। जाने से पहले ये बोल दूंगा कि अगर आपको कुछ भी रिलेटेबल लगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट में। आई डोंट नो, पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे यहाँ तक वीडियो की, नहीं कितने लोग यहाँ तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचे हुए होंगे, बट कोई बात नहीं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।